नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं अर्चना और आप देख रहे हैं डेली बुलेटिन, जहां बात होगी देश और दुनिया की बड़ी खबरों की। पहली खबर है महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे चुनावों के बारे में। वोटर टर्नआउट कितना रहा है, लेटेस्ट अपडेट तक इस बारे में करेंगे बात। दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से जहां मतदान के दौरान काफी विवाद देखने को मिले। विवाद यहां तक बढ़ गया कि इलेक्शन कमीशन को हस्तक्षेप कर लेना पड़ा बड़ा एक्शन। जानेंगे इस बारे में। तीसरी खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां एक हत्या पर चढ़ गया है राजनीतिक रन। कैसे, जानेंगे इस बारे में। चौथी खबर है दिल्ली से, जहां प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश करने की योजना है, लेकिन कागजी अड़चनें आ रही हैं आगे। पांचवी खबर है रूस से, जहां न्यूक्लियर पॉलिसी बदलाव के कारण यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप के उड़ गए हैं होश। आखिरी खबर है उस इटालियन गांव के बारे में जो ऑफर कर रहे हैं अमेरिकन को $1 में घर, लेकिन क्यों, जानेंगे। पहली खबर, महाराष्ट्र और झारखंड में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिनमें दोनों राज्यों में मतदान जारी है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। 5 बजे तक 58.22% मतदान दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता अजित पवार जैसे प्रमुख नेता कड़ी प्रतिस्पर्धा में हैं। मुंबई उपनगर और नांदेड़ में अच्छा मतदान हुआ, जहां मुंबई उपनगर में 3 बजे तक 40.89% मतदान दर्ज किया गया। मुकेश अंबानी, रणबीर कपूर और सैफ अली खान जैसे सेलिब्रिटी ने भी अपने वोट डाले। शिंदे ने अपनी गठबंधन की जीत का विश्वास व्यक्त किया और अपनी सरकार द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाओं को उल्लेख किया। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव 38 सीटों के लिए चल रहे हैं, जिसमें 5 बजे तक 67.59% मतदान हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बीजेपी के बाबूलाल मरांडी और अन्य प्रमुख नेता चुनावी मुकाबले में हैं। राज्य में सत्तारूढ़ जेएमएम आधारित गठबंधन और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर हो रही है। मतदान 5 बजे तक चलेगा और परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। झारखंड के कुछ अन्य जिलों में मतदान प्रतिशत जैसे जामताड़ा 68.24% और पाकुड़ 69.31% में उच्च रहा, जो सक्रिय भागीदारी का संकेत देता है। नतीजों को लेकर एग्जिट पोल पर नजरें टिकी हुई है। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के दौरान मतदाता दमन के आरोपों के बाद चुनाव आयोग से सख्त कदम उठाते हुए 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की थी कि पुलिस अवैध रूप से मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड की जांच कर रही है, जिससे कुछ समुदाय को वोट डालने से रोका जा रहा है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया और निर्देश दिया कि किसी भी योग्य मतदाता को मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मियों में कानपुर, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर के अधिकारी शामिल हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर प्रशासन का दुरुपयोग कर मतदाता दमन का आरोप लगाया। उन्होंने मतदाताओं से बूथ पर लौटकर मतदान करने की अपील की। अखिलेश ने कहा कि पुलिस को पहचान पत्र जांचने का अधिकार नहीं है और ये संविधान का उल्लंघन है। मीरापुर में मतदान के दौरान हिंसा और पथराव की घटनाएं हुई, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। सपा उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि पुलिस मतदाताओं को परेशान कर रही है। वहीं भाजपा ने नकली मतदान को लेकर बुर्का पहनने वालों की जांच की मांग की है। चुनाव आयोग ने अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती के साथ सुरक्षा कड़ी कर दी है। 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे, जो सपा और भाजपा दोनों के लिए अहम माने जा रहे हैं। अखिलेश ने मतदाताओं से बिना किसी डर के मतदान करने का आग्रह किया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के करहल उपचुनाव के दौरान 23 वर्षीय दलित महिला दुर्गा की हत्या ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। दुर्गा का शव कंजरा नदी पुल के पास बोरे में मिला। परिवार ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के समर्थक प्रशांत यादव और उनके साथी मोहन कठेरिया ने दुर्गा को भाजपा के लिए वोट देने से रोकने के लिए धमकाया था। दुर्गा ने भाजपा के प्रति समर्थन व्यक्त किया था, जिससे प्रशांत नाराज हो गया। परिवार ने हत्या से पहले बलात्कार की आशंका जताई है। पुलिस ने प्रशांत यादव और मोहन कठेरिया को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। इस घटना पर भाजपा ने सपा पर तीखा हमला किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने इसे सपा की राजनीतिक हिंसा करार दिया। वहीं सपा के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव से निष्पक्ष जांच की मांग की है। करहल सपा का पारंपरिक गढ़ माना जाता है और इस सीट पर भाजपा व सपा के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई है। यह मामला उपचुनाव के मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है और दलित सुरक्षा के सवालों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
अगली खबर, दिल्ली के गंभीर प्रदूषण से निपटने के लिए बनाई गई कृत्रिम बारिश की योजना अब तक कागजी अड़चनों की मंजूरी की देरी में फंसी हुई है। अक्टूबर 2024 में दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग पर पायलट प्रोजेक्ट के लिए आईआईटी कानपुर से विस्तृत प्रस्ताव मांगा था। हालांकि आईआईटी कानपुर ने स्पष्ट किया कि उन्होंने पिछले साल ही ऐसा ही प्रस्ताव भेजा था और इसे फिर से भेजने की आवश्यकता नहीं है। संस्थान के निर्देशक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने बताया कि क्लाउड सीडिंग के लिए जरूरी अनुमतियां अभी तक नहीं मिली हैं, जबकि उनका सेटअप 2023 की दिवाली से ही तैयार है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इस परियोजना को प्रदूषण के बढ़ते स्तर के दौरान आपातकालीन उपाय के रूप में तेजी से लागू करना चाहते हैं। अगस्त से उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को कई पत्र लिखकर विभिन्न एजेंसियों से मंजूरी की मांग की है। इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि उन्होंने IITM, IMD और CAQM जैसे विशेषज्ञ संस्थानों से परामर्श किया है, लेकिन दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्रस्ताव का इंतजार किया जा रहा है। क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और उनके पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। मंजूरी और प्रस्तावों में देरी से इन परियोजनाओं को अधर में डाल दिया है, जिससे दिल्ली की प्रदूषण समस्या से राहत का रास्ता फिलहाल बंद दिख रहा है। अगली खबर, रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच परमाणु युद्ध का खतरा अब सबसे अधिक बढ़ गया है, खासकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया कदम के बाद, जिसमें उन्होंने परमाणु हथियारों के उपायों की सीमा को बढ़ा दिया है। यह कदम विशेष रूप से यूक्रेन द्वारा रूस पर अमेरिकी मिसाइलों से किए गए हमलों के बाद उठाया गया है। पुतिन ने कहा कि अगर कोई गैर परमाणु राज्य जिसे परमाणु शक्ति का समर्थन प्राप्त हो रूस पर हमला करता है, तो रूस इसे परमाणु हमला मानते हुए जवाब दे सकता है। इस बढ़ते संकट को लेकर यूरोप में चिंताएं गहराई है। स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों ने नागरिकों को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। स्वीडन ने नागरिकों को शरण लेने और जरूरी आपूर्ति तैयार रखने के लिए एक गाइड जारी किया है, जबकि नॉर्वे ने भी खाद्य, पानी और दवाइयां जमा करने की सिफारिश की है। फिनलैंड ने भी अपनी संकट तैयारी गाइड को अपडेट किया है, जो नागरिकों को सर्दियों के मौसम में परमाणु हमलों से बचाव के लिए उपाय करते हैं। अमेरिका में भी इस संकट को लेकर गहरी चिंता है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जैसे नेताओं द्वारा बाइडेन प्रशासन की आलोचना के बाद। वहीं यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने G20 देशों की आलोचना की है, जिसके मुताबिक रूस के परमाणु पॉलिसी के बदलाव के बाद इन देशों को कोई ठोस कदम नहीं उठाए। रूस ने इन नए परमाणु पॉलिसी से दुनिया में तनाव बढ़ गया है और यह वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। देशों को इस संकट से निपटने के लिए जल्दी और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। अगली खबर है, ओलोलाई इटली के सर्दिनिया द्वीप पर स्थित एक छोटा सा गांव ट्रंप के 2024 के चुनावी जीत के निराश अमेरिकी के लिए $1 में घरों की पेशकश कर रहा है। यह कदम गांव की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की जनसंख्या में कमी को रोकने के लिए उठाया गया है। ओलोलाई की अब 3 प्रकार के आवास उपलब्ध हैं। डिजिटल नोमैड्स के लिए मुफ्त अस्थायी आवास, €1 में मरम्मत की आवश्यकता वाले घर और तैयार व आवासीय घर €1 लाख तक की कीमत में। मेयर फ्रांसेस्को कोलंबो ने कहा कि वे विशेष रूप से अमेरिकियों को आकर्षित करना चाहते हैं और उन्हें एक तेज प्रतिक्रिया प्रदान करेंगे। गांव का उद्देश्य अमेरिकियों का एक शांतिपूर्ण प्राकृतिक जीवन शैली और कम लागत में जीवन जीने का अवसर देना है। ओलोलाई की पेशकश उन लोगों के लिए आदर्श है जो चुनावी परिणामों से निराश हैं और एक नई शुरुआत की तलाश में हैं। ये पहल इटली के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा अपनाए गए समान प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें वो बाहरी नागरिक को आकर्षित करने के लिए सस्ते घरों की पेशकश कर रहे हैं। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।